अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। आज बड़े अहम मौजू पर बात होने वाली है। हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कानून क्या कहता है, ये सारी चीज़ें, सारे सवालात आप सबके जहन में है। मामला है सदर मुमलिकत के ट्वीट का, बिल की मंजूरी का, जिसको मुतनाज़ बना दिया गया उसे एक ट्वीट के ज़रिए। और बड़ी अजीब सी चीज़ें सामने आ रही हैं। कानून इस पर क्या कहता है, इस पर तो बात करें ही करेंगे, लेकिन 9 अगस्त को जो 13 बिल तहरीरी तौर पर भेजे गए उस पर एतराज़ात के साथ वापस हुए। लेकिन जो जिसकी बात हो रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023, उस पर कोई एतराज़ नहीं लगाया गया। अब वापस भेजा, क्या हुआ, कैसे हुआ, अपने स्टाफ पर डाल देना बहुत आसान था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसमें जो इस वक्त की सूरत हाल है, क्या वो कोई कानूनी हैसियत भी इख्तियार कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्या कानूनी हैसियत इख्तियार करेगी, और फिर क्या आने वाले दिनों में उसकी शक्ल इख्तियार हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन पर भी बात करेंगे। ये मामलात इस तरह से उठाना क्या तरीकाकार है, ठीक नहीं है। थोड़ा टाइम है सदर मुमलिकत के पास, चंद दिन के वो भी मेहमान हैं। इसके साथ साथ आज पूरी काबीना गई है जनावाला, वहाँ पर मसीही बरादरी के साथ इज़हार यकजहती भी किया और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम उठाने पर बात की गई। और इस पर जो लोग इसमें मुलविस हैं, तमाम तर लोग, 170 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर वो टिकटॉकर जिसके ज़रिए ये अपलोड हुआ मामला, उसके हवाले से भी ये मामला अब बड़े सख्त होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ साइफर, हम अभी इस मामले से निकले ही नहीं थे कि ये बिल वाला मुतनाज़ मामला सामने आ गया। साइफर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, गायब हुआ, क्यों हुआ, और एक स्टेट डॉक्यूमेंट है, उस पर कानून क्या कहता है। फिर उसके बाद कानून के अलावा इस वक्त तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उस पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है इस तरह की चीज़ों को पब्लिकली लहराना या फिर उसका गायब हो जाना। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत शुक्रिया सर आपका। और सीनियर तजियाकार सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब, आपसे ही शुरू करूँगा, चूँकि ज़रा हम भी जानना चाहते हैं मामला है क्या, और हमें ये भी बताएं सर कि कानून क्या कहता है इस तरह के मामला पे। एतराज़ात ना लगाएं, सदर वापस भेज देता है, चीज़ नहीं भेजता, अपने पास रखता है, बिल कानून का हिस्सा बन जाता है, मामला है क्या? अरसलान साहब, मैं गुजारिश ये करूंगा आपको कि पार्लिमान का हिस्सा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, और जब कोई बिल कौमी असम्बली या सेनेट में पेश होता है और दोनों ऐवानों से मंजूर हो के जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है, तो वो जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके दो दो हिस्से हैं। नंबर वन जो हिस्सा है उसको 7151 बी होगा, 1 ए और 1 बी। ए ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस बिल को असेंट कर दे विद इन 10 डेज। दूसरा जो हिस्सा है बी, अगर वो असेंट नहीं करते तो वो फिर वापस भेजेंगे पार्लिमान की तरफ और एक मैसेज लिखेंगे और उसमें बाकायदा रीजनिंग देंगे कि किस वजह से ये मैं वापस भेज रहा हूँ। अगर उसको वो चाहते होंगे कि किसी क्लास में अमेंडमेंट की ज़रूरत है या फिर पूरे एक्ट को पूरा देखना है, तो वो लिख के रीजनिंग तो वो वापस भेजेंगे। ठीक। और फिर जो दूसरा हिस्सा है 75 का, वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 75(1) के तहत वो वापस भेजते हैं, तो फिर पार्लिमान के दोनों जो हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, मुश्तरका उनका इजलास होता है और वो दोबारा मंजूरी सिंपल मेजॉरिटी के साथ मंजूरी दे के फिर वापस जब भेजते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक इख्तियार रहता है कि वो असेंट कर दे। अगर वो असेंट नहीं करते तो फिर वो वापस नहीं भेज सकते। 10 दिन उसमें भी मुद्दत मुतय्यन की गई है, तो वो 10वें दिन वो एक्ट बन के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती ठीक। है। ठीक। अब इस मैटर में ये हुआ कि प्रेसिडेंट साहब ने जबानी जबानी वापस भेज दिया और कोई रीजनिंग नहीं दी कि मैं क्यों वापस भेज रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको अगर जो 9 अगस्त को उन्होंने 13 बिल वापस भेजे, उनको अगर साथ मिला के देखा जाए तो उनमें उन्होंने बकायदा इन राइटिंग रीजनिंग लिखी हम्म। है। हम्म। वो रीजनिंग लिख के तो उन्होंने वापस भेजे हैं। आखिर ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्ट थे जिन पे पाकिस्तान बार कौंसिल की तो रिजर्वेशन थी, पब्लिक एट लार्ज की भी बड़ी रिजर्वेशन थी, सिविल सोसाइटी की, पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज की भी। तो उनको आपने
देखा ही नहीं और ज़बानी कह दिया कि भेज दिया। तो ये मेरा ख़्याल है कि इसमें काफ़ी एम्बिग्यूटी है और ये ट्वीट करके बताना, ये बड़ा इसका इसकी जो इम्प्लीकेशन है, वो आने वाले दिनों में सदर मुमलिकत के बड़ी भारी होगी। अच्छा सर, अब 2-3 चीज़ें और भी आपसे जानता हूँ। ज़रा नज़ीर लगारी साहब से भी बात कर लेते हैं, फिर ज़रा आपके पास आऊँगा, एक और कानूनी चीज़ भी आपसे जानूँगा। नज़ीर साहब, सर ट्वीट हुआ, ट्वीट के कोई अगर आप देखें ना बाय पार्ट तो कोई 2 या 3 हिस्से बने। एक तो ये कि इसको मुतनाज़ बनाया, दूसरा हिस्सा उसी ट्वीट में कहता है कि अब ये ऑफ़िशियल एक्ट है, ज़ाहिर है ये बन चुका है कानून। तीसरे हिस्से में वो माफ़ी भी माँग रहे हैं। तो ये जो 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, अच्छी खासी कन्फ्यूजन डाल दी और डाल अपने स्टाफ पर दिया। अब तो उन्होंने सेक्रेटरी भी तब्दील करने के लिए कह दिया कि जी मेरे सेक्रेटरी को तब्दील कर दें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात जो आपने की है वो ये है कि सदर ममलकत हल्फ उठाकर बात कर रहे हैं कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये अगर सच है तो उसके बारे में आपका अपना ही तर्ज अमल क्या है? पहले तर्ज अमल तो ये होना चाहिए ना कि आपने उसको वापस किया तो मालूम करेंगे कि यार वो उसको वापस भेजा है कि नहीं भेजा है। अच्छा, ये पार्लियामेंट की, अगर पार्लियामेंट को वापस रिसीव हुआ है तो उसकी रिसीविंग आपके पास है या नहीं है? ठीक। आपके पास कोई रजिस्टर है? सिस्टम इसका होता है, बाद दफ़ा किसी ज़माने में होता था कि इनपुट आउटपुट रजिस्टर होता है कि उसमें नंबर उसका डला होता है कि हमने इसके तहत जो है वापस भेज दिया है। वो आपने तलब किया या नहीं तलब किया, वो आपने देखा ही नहीं। फिर उसके बाद ये सब कुछ हो गया, जब ये सूरत हाल हुई कि ऐलान कर दिया गया कि सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है, तो फिर आपने क्या करते हैं कि आप पहले दिन खामोश हो जाते हैं। जी, 2 दिन पहले तक। लम्हे में, पहले घंटे, जी, 2 पहले दिन के घंटे बाद। में, दूसरे घंटे में नहीं, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, ये जो खामोशी है लगातार, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह दिन होता है, फिर दिन के वक्त भी खामोशी है। अब आप दोपहर के बाद जाकर, एक बड़ा लंबा वक्त गुजर चुका है, उसके बाद जाकर आप ये ट्वीट करते हैं। अच्छा, ट्वीट जो है इसका क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड समझा जाए, इसको क्या हैसियत दी जाए, इसकी कानूनी लीगल हैसियत कुछ भी हो, बिल्कुल ठीक भी हो, तब भी आपका प्रोसीजर यही कहता है कि आपको अपना रद्दअमल इसी तरह ट्वीट के जरिए देना है। तो ये तो हसन पाशा साहब बताएंगे, मैं इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब वो आपकी तरफ से ऐलान हो गया है तो आपको उसके फौरन बाद ये रद्दअमल करना चाहिए। आपको फिर मीडिया के साथ बात करनी चाहिए, टॉक करनी चाहिए और मीडिया को बुलाना चाहिए, किसी एक को भी फोन करके कहना चाहिए या किसी चैनल से बात करनी चाहिए। जब ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और आप उसके कोई 20, 22, 24 घंटे के बाद अगर कोई रद्दअमल दे रहे हैं तो इससे आपके हल्फ की क्या हैसियत है? बिल्कुल मैं इसके बारे में अब क्वेश्चन हो जाता है ना जी। आप हल्फ जो दे रहे हैं, आप जो कुछ खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं, क्या ये भी मानने को तैयार आप क्या हमसे ये हल्फ भी देने को तैयार हैं कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि जब ये जारी किया गया, ये ऐलान हुआ, आपको पता नहीं था, और जब इसका पहला घंटा गुजरा, दूसरा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, 10वां घंटा, 15वां घंटा, 20वां घंटा गुजरा तो अभी आपको इल्म नहीं था, तो आपके इल्म में उस वक्त है या जब आपने ट्वीट की। क्या ये इस बात का हल्फ देने को तैयार हैं? अगर ये हल्फ दे रहे हैं तो फिर उसके बारे में वो होना चाहिए, तस्दीक की जानी चाहिए कि सदर मुमलिकत के ये हल्फ ठीक है ये नहीं है। लेकिन अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं इतने अरसे के बाद और हल्फ ये भी दे रहे हैं कि आपके इल्म नहीं है, तो इसमें बहुत बड़े सवाल पैदा होंगे और मेरे ख्याल में ये बहुत गंभीर सवाल पैदा होंगे। बड़ी मजाक खेज बात यह है सर कि ट्विटर या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हसन साहब जो बात नज़ीर साहब कह रहे हैं वाकई में उस हल्फ की क्या हैसियत है, ज़रा ये भी आपसे जानना चाहेंगे। 2 दिन तक खामोशी रही, नोटिफिकेशन के ना तो कोई प्रेस रिलीज जारी हुई, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से, फिर एक ट्वीट आ जाता है। सर क्या हैसियत होगी इसकी? अरसलान साहब, जो कानून साजी होती है उसका बाकायदा एक रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक मैकेनिज्म बनाया जाता है और कभी भी लॉ, कोई एक्ट, कोई बिल ना तो ट्वीट के ज़रिए भेजा जाता है सदर साहब को, ना ही व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ज़रिए से।
एक बाकायदा प्रोसीजर है, वो जाता है अलॉन्ग विद समरी। और जब उनके पास जाता है तो जो जिस तरह लगारी साहब फरमा रहे हैं, वो रजिस्टर अभी तक मौजूद हैं। डायरी, उस पे डायरी नंबर लिखा जाता है कि ये इतने बजकर इतने मिनट पे ये रिसीव हुई है डाक। और फिर जब वहाँ से जो बाहर निकलती है चीज़, उस पे भी यही टाइमिंग लिखी होती है। ये बाकायदा ये अभी तक मैकेनिज्म है, और ये प्रेसिडेंट हाउस की एक अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। प्रेस का अलग शोबा है, लीगल का अलग है, बाकी तमाम मामलात के सेपरेट शोबे हैं। और आप ये देखें कि इस ट्वीट में इंटरेस्टिंग जो बात है सबसे, वो ये है कि स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कि मैंने दस्तखत नहीं किए। इस हद तक हम तस्लीम करते हैं कि उन्होंने इस पे दस्तखत नहीं किए, कि अल्लाह ताला को गवाह बना। उससे आगे जो पैरा है, वो कहते हैं जी आज मुझे पता चला। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका पूरा प्रेस का सेल मौजूद है, हम्म। पूरे मीडिया पे ये बात चल पड़ी कि ये मंजूर हो गया, ये नोटिफाई हो गया है, आपने फौरी तौर पे क्यों ना उसका तरदीद की कि मैंने दस्तखत नहीं की और ये हम्म। मुझसे जारी, मैंने तो वापस भेज दिया था। पूरे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो 1 घंटा बहुत सफिशिएंट है तरदीद करने का, इतने अहम मनसब पे। हम्म। फिर इनके पास जो लीगल ब्रांच है, उसका आप देख लें कि उसके जो हेड हैं, जो इनके एडवाइजर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज हैं, और वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल दुरुस्त। सैयद जैद हुसैन बुखारी साहब। 10 से 11 लाख रुपया वो तनख्वाह ले रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। पूरा एक शोबा है, क्या उसको भी नहीं पता और वो बाईपास हो गया? ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये जो आर्टिकल 75(1)(b) है, उसकी वायलेशन की गई है। इन्होंने जो बेनिफिशरीज थे इन दोनों एक्ट के, उनको खुश किया, और अब बिलेटेड स्टेज पे ये कह के कि मैंने दस्तखत नहीं किया और इन्होंने हुक्म अदूली की मेरे मतहतों ने, वो अपनी पार्टी के अरकान को और लीडरान को राजी करने की कोशिश है। तो ये एक लिहाज से उन्होंने विद इन पार्टी अपने एक मकबूलियत में इजाफा किया है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान को जिस अंदाज में एक मुल्क की जगहंसाई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जानी चाहिए कि पहले ट्वीट आप इंग्लिश में कर रहे हैं और फिर साथ उर्दू तर्जमे के साथ भी आपने कर दिया, इंग्लिश में बैरूनी दुनिया को बताने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और उर्दू में अच्छा अपनी इस कौम को बताने के लिए हसन कि हम साहब, कहाँ खड़े हैं। एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ आपसे बतौर स्टूडेंट जानना चाहूँगा। जिन क्लॉज का आप जिक्र करें 75 एक्ट का और उसकी क्लॉज 1 का, उसमें वाजे तौर पर कहीं डायरेक्शन नहीं है सदर पार्लिमान को, मजलिस शूरा को वापस भेज सकता है नजर सानी के लिए, ऐसा ही है? मैसेज मैसेज के वर्ड 2 दफा लिखा है इसमें, हम्म। विद मैसेज, यानी नोटिंग होगी उस पे। और इसको आप आइसोलेशन में ना देखें। अब आपको देखना पड़ेगा कि 9 अगस्त को 13 बिल वापस भेजे इन्होंने, तहरीर और के साथ। नजरसानी के लिए भेजे। वो आप देखें कि उनमें सब में इन राइटिंग नजरसानी के लिए लिखा गया है। हम्म। आखिर ये 2 बिल जो उन सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बिल थे, इनको क्यों नहीं लिखा गया? बहुत देखिए, सही। 5 साल से आप सदर हैं और सैकड़ों कवानीन आपके दस्तखतों से जारी हुए हैं। हम्म। आपने पिछले 16 माह से बेशुमार कवानीन को आपने वापस भेजा है। क्या तमाम जिनको नजरसानी के लिए वापस भेजा है, वो आपके दस्तखतों के बगैर और नोटिंग के बगैर वापस आए हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट नोट पर इस वक्त डिस्कशन हो रही है। मैं जरा नज़ीर लगारी साहब से इसी पर बात करता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नज़ीर साहब, हसन रज़ा साहब, बड़ा वाज़े और कैटागोरिकली यहाँ पर तो किरदार भी और इस सारे जो प्रोसीजर है बड़ा मशकूक कर दिया है सदर ने खुद ही। मैं जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने जब वो ट्वीट पढ़ा तो मुझे 3 हिस्सों में ट्वीट दिखाई दिया।
पहले में वो इसको मुतनाज़ बना रहे हैं, दूसरे में वो कबूल भी कर रहे हैं कि ये अब हिस्सा है पार्लियामान का और एक्ट है, ये कानून का हिस्सा है, और तीसरे में वो कहीं और माफ़ी तलाफ़ी भी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा अजीब बात हो गई है, खुद से मशकूक बन रही हैं सारी चीज़ें, फिर उसको ट्वीट के ज़रिए सारी दुनिया को बताना, ये तो खुद से बड़ा ख़तरनाक अमल है। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये हल्फ से शुरू हो रहा है, और हल्फ जो है अगर आप झूठा हल्फनामा जमा कराएंगे तो इसकी सज़ा के बारे में, इसके बारे में जो कानून की कार्रवाई है वो तो हसन रज़ा पाशा साहब बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि कैसे एक आदमी, फ़र्ज़ करें नज़ीर लगारी ने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई झूठा हल्फनामा जमा कराया है तो उसकी क्या हैसियत है। अच्छा, ये किसी कोर्ट में जमा नहीं कराया, ये पूरी कौम के सामने आपने ट्वीट करके भेज दिया है कि जनाब ये जो है ये इस पर मैंने दस्तखत नहीं किए हैं, और हल्फ उठा कर कह रहे हैं। फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है, फिर ये कि ये कानून बन चुका है। अब उसके बाद अच्छा, जब आपका एतराज़ है तो वो कानून बन कैसे चुका है, और जब आपने ड्यू टाइम में एतराज़ करके वापस नहीं भेजा तो उस पर आपका एतराज़ क्या है। जब उस दौरान में और आप कवानीन वापस कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो आप लिख रहे हैं कागज़। इवन ये कि अभी जो एक बिल पास पिछले आखिर में जो बिल पास हुए थे उनमें से एक वो फिरका वारियत के सिलसिले में था, वो उस पर भी आपने एतराज़ लगाया। तो जब आप इन चीज़ों पर एतराज़ लगा रहे थे तो उस पर भी कोई एतराज़ लगाया होता। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन तज़ादात का एक पूरी भरमार है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या किया गया है। और इतने बड़े ऑफिस में आप तशरीफ़ फरमाएँ, इतने बड़े मनसब पर आप तशरीफ़ फरमाएँ, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको इतला नहीं होती है 24 घंटे तक किसी चीज़ की, तो फिर आपको इस मनसब पर रहने के लिए, अगर मैं होता, अगर कोई चीज़ मुझसे छुपाई गई कि वापस नहीं भेजी गई, फिर छुपाई गई कि जनाब ये बात इनको पता नहीं चलनी चाहिए कि मंजूर भी हो गई, क्या किसी आपके फैमिली मेम्बर ने या आपने खुद या आपके जानने वालों में, आपके स्टाफ के लोगों ने, किसी ने नहीं देखा कि ये सब कुछ टीवी पर चल रहा है और आपके इल्म में नहीं आया कि जो है ये कानून मंजूर हो चुका है। चले एक घंटे में, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में मसरूफ़ थे आप, तीसरे घंटे में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, चौथे घंटे में आप फारिग तो हुए होंगे, फिर आपको किसी ने बताया होगा, किसी फैमिली मेम्बर ने, किसी दोस्त ने, और आप किसी स्टाफ मेंबर ने। अच्छा नज़ीर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हसन रज़ा पाशा साहब ने कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई इतने बिल हुए, 9 अगस्त को 13 बिल आपने वापस किए, सारे बिलों पर कोई ना कोई तहरीर नजर सानी के हवाले से उसकी चंद क्लॉज के ऊपर बात होती है तो कुछ लिख कर भेजा, तो इन्हीं 2 बिलों पर कुछ लिख के नहीं भेजा, यानी आपको पता था ना कि आपने लिखना ही नहीं है, आपने कहीं और किसी को भी खुश करना था, किसी और को भी खुश करना था, यानी अपनी पार्टी की मकबूलियत भी आपको चाहिए थी। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि देखें, बिलों के मामले में जो भी बिल जब एक्ट बनता है तो वो कानून बन जाता है, और जब उसका नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। इसके बारे में भी ज़ाहिर माहिरीन कानून ही बता सकेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इतराज़ भी है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीनल कोड में या जो आपका ज़ाब्ता दीवानी है उसके अंदर सारे कवानीन जो हैं हम उसको ठीक ही मानते हैं। बहुत से कवानीन हैं जिन पर हमें एतराज़ हो सकता है, यानी बहुत से और खसूसी कवानीन हैं जिन पर हमें एतराज़ हो सकता है, नैब के कानून समेत और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम एतराज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हम इनको मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बन चुके हैं ना, कानून बन चुके हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ, उन्होंने अपने ट्वीट में खुद इसका इजहार भी कर दिया ना, ईमान भी लिया है कि हाँ ये कानून बन गया। तो अच्छा, जो बन गया है कानून, तो उसके बाद उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए आप अपना नाम उनमें लिखवाना चाहते हैं कि जिन्होंने इख्तिलाफ किया था। कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा? मैं यही बात, चले नज़ीर साहब, ये जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये कि अपने ये एक मनसब ऐसा है, हसन रज़ा साहब एक ऐसा मनसब है पूरी दुनिया में, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में आपके 2 बड़े मनसब प्रीमियर्स हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर है, एक आपके सदर हैं। इस मनसब पे रहते हुए ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई आपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करें, एक ऐसा मुतनाज़ ट्वीट कर दें, जगह साई का मामला बने, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सर आगे सदर के लिए, जब ये सदर नहीं भी रहते, अब तो वक्त कम है इनके पास। एक गुजारिश करता चलूं कि
जो ट्वीट है उसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। अभी तक ट्वीट की बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि ट्वीट आ गया तो ये चीज़ ऐसे हो गई है और इसको ऐसे ही समझा जाए। हम्म। चूँकि अभी तक मामलात पाकिस्तान में कम से कम वहाँ तक नहीं पहुँचे कि हम ये इस पे रिलाय करना शुरू कर दें। ठीक। चूँकि ये अभी देखें कि बिलेटेड स्टेज पे एक ट्वीट कर देने से सदर साहब इतनी आसानी से इस मामले से अपनी जान छुड़ा नहीं सकते, ठीक। क्योंकि इसमें सेल्फ कंट्रडिक्शन है, 3 पार्ट्स में ये है। और अगर आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि अपने आप को गिल्टी करार दे के ये फरमा रहे हैं कि ये कानून बन चुका है और मेरी इस वजह से अगर किसी को कोई नुकसान, कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उसके लिए मैं माफ़ी का तलबकार हूँ। इट मीन्स कि आप इंटेंशन आपकी थी कि ये कानून बने। अगर इंटेंशन ना होती और अनइंटेंशनली ये हुआ है तो फिर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। बंदा गिल्टी होता है, कॉन्शियस में ये चीज़ होती है तो फिर माफ़ी मांगता है, और अगर कॉन्शियस क्लियर है तो फिर माफ़ी नहीं मांगे, बल्कि आप इस बात पे जोर दें कि मेरे साथ फ्रॉड, धोखा, चीटिंग या जो भी अला बला जो आप कह सकते हैं वो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसको इस तरह आप अलग करके नहीं देख सकते। अब रह गई बात आपका क्वेश्चन जो आपने फरमाया उस हवाले से कि देखिए अगर तो कोई मुहज़्ज़म मुल्क होता तो इतने बड़े इस वाक़े के बाद उस वक़्त वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाते। और ठीक। अगर आप मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते और आप इस मनसब पे विराजमान रहना चाहते हैं, तो फिर अगर सच्चे हैं तो फिर आप रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दें। अच्छा, वो उन्होंने तो अपने वो सेक्रेटरी को हटाने की बात कर दी है, खुद मुस्ताफी होने की नहीं। हाँ, देखिए सेक्रेटरी जो 22 ग्रेड का सेक्रेटरी होता है इनका, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको सेक्रेटरी रखते हैं वो एक कैरियर ऑफिसर होता है, जिसका माजी जो है वो उसको जांच परख करके तो ऐसे लोगों को रखते हैं। कभी भी मैं नहीं समझता कि इस लेवल का बंदा इस हद तक मेलाफाइडली वो इस तरह का एक्ट करे कि सदर या वजीर आजम जैसे ऐब मनसब पे फाइज शख्सियत को कौम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं मतलब ये ज़हन तस्लीम नहीं करता इस बात की। अब उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये भी मैं समझता हूँ कि पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी, शो काज नोटिस देते, उसका जवाब लेते, फिर आप ये कार्रवाई करते तो ज़्यादा मुनासिब था। नज़ीर साहब, एक और शर्मिंदगी वाला मामला ना कि आप अपने स्टाफ पर डाल दें सारा कुछ, ये कैसे हो सकता है? और ये तो एक इलॉजिक बात लगती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब अली, आप इस मनसब में किस तरह से फायद हैं, इस वक्त तक अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं किसी घर में रहता हूँ और मुझे पता नहीं है कि 24 घंटे के अंदर कौन घर में आया है, कौन घर से गया है, तो मेरे ख्याल में घर में मेरे होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मेरे घर से कोई चीज़ मेरी इजाज़त के बगैर चली जाती है तब भी मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये क्या, ये कानून जैसा मामला है। एक कानून पास होकर पार्लियामेंट से पास होने के बाद आपके पास आया है और वो आपके पास तकरीबन 10 दिन तक रहा है, और वो 10 दिन तक आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं की। आप ज़ुबानी तौर पर कह रहे हैं और वो भी एक ट्वीट के ज़रिए बता रहे हैं कि जो मैंने कहा वापस भेजें, तो वापस क्या भेजें? उस पर आप साइन करें तो वापस भेज दें। एग्जैक्टली आप उनके साइन नहीं स्टाफ कर को रहे तो हैं इस तो चीज़ का इल्म ही नहीं कि वापस कहाँ क्या भेजें। जब तक एक एक कानूनी नुक्ता जो बताया हसन रजा साहब ने वो ये कि कुछ लिखना होता है। अगर आपको एतराज़ है कि भाई इसमें फलां जुमला, अल्फाज, लफ्ज़ और उसका फुल स्टॉप, कामा, सेमीकोलन कोई चीज़ तब्दील करनी है तो आप उसकी निशानदही कर दें ताकि वापस भेज दिया जाए। ये उस वक्त मसला खड़ा कर रहे हैं, इसको उस वक्त मुतनाज़ बना रहे हैं जब पार्लियामेंट का एक हाउस, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। अब ये वापस जाकर इसकी सेकंड रीडिंग या सेकंड दफ़ा पेश होकर पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है वहाँ से पास होने की कोई सूरत ही नहीं है, इसलिए कि दूसरा हाउस तो मौजूद ही नहीं है, एक हाउस मौजूद है। आपने ये मुल्क को, पूरे मुल्क के अवाम को मखमसे में डाल दिया है और टोटल क्लियर लग रहा है कि कम से कम अल्फाज में कि
और आप आवाम के साथ कोई भी, ये इतने बड़े मनसब के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है कि मनसब बहुत बड़ा है। अगर मैं अब मेरी बात तक, मेरी हद तक होती, मैं कहता मैं चीट कर रहा था पूरे लोगों के साथ, पूरे अवाम के साथ, पूरे लोगों के साथ। अगर ये अमल मेरा होता, तो मैं समझता कि ये मैं चीट कर रहा हूँ, तो मुझे, अगर मेरी चीटिंग इंटेंशनल थी, तो मुझे जाना चाहिए कोर्ट के सामने जाकर फेस करके। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि ये किरदार बड़ा ड्यूबियस हो जाता है, बड़ा मशकूक हो जाता है अगर आपकी किसी बात में क्लैरिटी ना हो और आप एक ऐसे मनसब पर हो जहां पर हर बात आपकी और फिर ये कानून ली जाती है और हर बात बुलाया नहीं जा सकता, इनको बुलाया नहीं जा सकता। कोई कोर्ट पाकिस्तान की तलब नहीं कर सकती जनाब आइए वजाहत कीजिए, ये कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, उनका ऑफिस कर सकता था। अब क्या हुआ है इसके बाद की बात कि जी मुझे ये सेक्रेटरी नहीं चाहिए, अब वकार साहब चले गए, अब आप ये मेरे लिए ये सेक्रेटरी लाएं, या वो सेक्रेटरी आपको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भेज दिया, मोहतरमा हुमैरा आ गई हैं। तो इस सारे प्रोसेस का मसला क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो उखाड़ पछाड़ हुई है इसके बारे में आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब भी ये आपका इल्ज़ाम है कि वो जो है आपको नहीं बताया गया, क्या उन्होंने आपको कहीं बंद कर रखा था? आप ये बताना चाहते हैं? चलो मैं ये बात जरा हसन साहब से, हसन साहब कोई कानूनी हैसियत नहीं इस बात की कि अपने स्टाफ पर डाल दिया जाए? मैं एक बात और आपके और नाजरीन के करना चाहता हूं क्लैरिटी के लिए। देखिए, एक एक्ट 2 तारीख को पार्लिमान ने भेजा इनको, जो रिसीव हुआ वो आर्मी एक्ट की जो तरमीम है वो, और 12 को वो हर सूरत या तो वापस हो जाना चाहिए था या उससे पहले सिग्नेचर्स हो जाने चाहिए। ठीक, इसको इसके साथ मिला के आपने क्यों रखा? यानी 9 तारीख को अगर आप पहले भेज रहे हैं तो ये 12 तारीख को आपको अलग करके वापस भेजने के क्या अमर माने था? दोनों को इकट्ठा क्यों रखा आपने? देखिए, एक तो दूसरा जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो तो 18 को उसका मुद्दत पूरी हो रही थी, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी में 8 तारीख को रिसीव हुआ। ठीक, तो 10 दिन वो 18 दिन बनते, 18 तारीख बनती थी, और 18 को शाम को ये हो गया जी के वो असेंट दे हो गई सदर साहब की, डीम टू बी असेंटेड। लेकिन उसकी क्या जस्टिफिकेशन है 6 दिन मजीद वो अपने पास रखने की? आर्मी एक्ट जो है वो उसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया कि 6 दिन फालतू आपने क्यों रखा। ये बड़ा सही बात है। नजीर साहब इस पे कोई कमेंट करना चाहें कि वैसे तो रखा 6 दिन और रख लिया पर भाई उन्हें या तो उस पर पास करना है, साइन करने हैं, या फिर आपने इस पर एतराज लगाना है, वापस भेज देना है। वापस आपको गौर करने के लिए, सोचने के लिए, नोट लिखने के लिए आपने एक लफ्ज लिखना है, एक जुमला लिखना है, कोई किताब नहीं लिखनी है। एतराज ही लिखना है, सफरनामा नहीं, एतराज लिखना है तो उसके लिए आपको 10 दिन दिए गए हैं। आप 10 दिन में जो है किताब लिख सकते हैं। 10 दिन में आपने जो कुछ कहना है कह देना। आप 11वें दिन 12वें दिन जो कह रहे हैं वो क्या है? हाँ, वो तो नोटिफिकेशन के भी 2 दिन ऊपर हो गए नोटिफिकेशन। चलें सर, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजियाकार माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। हसन रज़ा बादशाह साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था, ब्रेक से वापस आएंगे तो अहम मामले पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाएं। 24 जुलाई को रावलपिंडी में सिविल जज आसिम हफीज़ के घर काम करने वाली 14 साला मुलाजिमा पर तशद्दुद का वाक़या मीडिया के ज़रिए सामने आया था। ये बच्ची उस वक्त लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तशद्दुद का निशाना बनने वाली 14 साला मुलाजिमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवाना ने अपने बयान में कहा कि जज की अहलिया सुमैया मुझ पर रोज़ाना तशद्दुद करती थी, लोहे की सलाखों और डंडों से मुझे मारा जाता था। जज की अहलिया गुस्से में आकर मुझे लातें मारती और मेरे बाल पकड़कर सर दीवार से मारा करती थी। रिजवाना ने इंकशाफ किया कि मुझे कई रोज़ तक भूखा रखा जाता था, कमरे में कैद रखा जाता था। जज की अहलिया
तशद्दुद से मुताल्लिक मेरे घर वालों को ना बताने का कहती थी। याद रहे कि रिजवाना के बाद उसकी FIR दर्ज हुई थी और मरकजी मुलजिमा सुमैया आसिम को गिरफ्तार किया गया था, जो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है। दूसरी जानिब 17 अगस्त को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की हिदायत पर सिविल जज आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ताहम जरा ये बताते हैं कि जज आसिम हफीज अब तक JIT के सामने पेश नहीं हुए हैं। JIT सिविल जज आसिम हफीज को 5 बार तलब कर चुकी है। अभी यह मामला जेर तफ्तीश ही है कि सिंध के इलाके रानीपुर में 10 साला घरेलू मुलाजिमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से जान चली गई। ये मासूम बच्ची मुलजिम पीर असद शाह की हवेली में गुज़िश्ता 9 माह से काम कर रही थी। अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली बात यह है कि बच्ची की मौत खामोशी से उसके बाद उसकी तदफीन भी कर दी गई और मामला दबाने की कोशिश की गई। ताहम अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस हौलनाक वाक़े की खबर मीडिया को हो गई और हवेली के अंदर की एक CCTV फुटेज सामने आई, जिसमें यह वाज़ेह देखा जा सकता है कि 10 साला नन्ही फातिमा शदीद अज़ियत में मुब्तला और तशद्दुद का शिकार दिखाई देती है। बाद अज़ां पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कमसिन मुलाजिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत का मुकदमा उसकी वालिदा की मुद्दत में 2 अफराद के खिलाफ दर्ज किया, जिसके बाद मरकजी मुलजिम पीर असद शाह गिरफ्तार हुआ। फिर जहाँ भाग बच्ची की कब्रकुशाई का हुक्मनामा जारी हुआ और DG हेल्थ की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। इस मेडिकल बोर्ड ने कब्रकुशाई के बाद बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम किया और मेडिकल बोर्ड ने इब्तदाई रिपोर्ट में कमसिन फातिमा के साथ जिनसी ज्यादती और जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक भी की। मकतूला फातिमा के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। मुलजिम असद शाह जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जबकि उसकी बीवी हिना शाह जमानत कबल गिरफ्तारी करवा चुकी है। दूसरी जानिब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सखर जावेद जसकानी का कहना है कि हकायक मस्क करने, लाश को बगैर पोस्टमार्टम के दफनाने पर साबिक SHO रानीपुर, हेड मोहरर, डॉक्टर और नर्स को मुकदमे में नामजद करने और रिमांड लेने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि हवेली में मौजूद काम करने वाले तमाम बच्चों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करके उनके घरों में पहुंचाने के अहकाम दे दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सांगड़ के इलाके शहदादपुर में मेडिकल रिपोर्ट में 12 साला बच्ची से इज्तमाई ज्यादती की तस्दीक के बाद पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 12 बच्चे जिनसी ज्यादती का शिकार बनते हैं। अरबाब इख्तियार और हमारे पूरे माशरे के लिए ये एक इंतहाई तशवीशनाक मकाम है कि बच्चों और ख़ास तौर पर कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और हलाकतों के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ज़रूरत अब इस अमर की है कि घरों में बतौर मुलाजिम काम करने वाले बच्चों के हवाले से मुतालिका क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मालूमात को निसाब में शामिल किया जाना चाहिए और पेशा वाराना तरीक़े से बच्चों, असातिज़ा, डॉक्टर्स, स्कूल काउंसलर्स और पुलिस में शऊर उजागर करने और तरबियत देने की सख्त ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।